नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और हमेशा ही इससे प्रश्न आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थांडाई के सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और रॉबर्ट गेने के सिद्धांत पर आप लोगों से चर्चा किया है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, आते हैं चलते हैं मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। अब हम समझते हैं गेस्टाल्टवाद है क्या। तो गेस्टाल्टवाद जर्मन मनोवैज्ञानिकों की एक विचारधारा है जिन्होंने 20वीं शताब्दी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दाइमर या मैक्स वर्दिमर, जिन्होंने 1912 में इस सिद्धांत को दिया। इनको हम गेस्टाल्टवाद का जनक या गेस्टाल्टवाद का पिता भी कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर कोहलर ने 1916 में प्रयोग किया, यानी प्रयोग करता है कोहलर। कई बार पूछता है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हुए मैक्स वर्दिमर, प्रयोग करता हुए कोहलर, जिन्होंने 1916 में किया था। इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष या चिंपैडी पे किया। इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। दोस्तों, अब इसमें सहयोग दिया, एक इनके मुख्य सहयोगी थे कोफका, जिन्होंने 1920 में इन लोगों से जुड़ गए। इन लोगों से 1920 में ये जुड़ गए। बाद में कोर्ट लेविन भी जुड़ गए। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है, तो ये समझ जाइए कि मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कूटलेट ये इससे संबंधित है। इसे हम कोहलर के नाम से अधिक जानते हैं कि कोहलर ने इसका विकास किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलिए दोस्तों, समझते हैं कि गेस्टाल्ट या गेस्टाल्टवाद है क्या। तो गेस्टाल्ट कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारे मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकृति या समग्र आकृति।
अब आइए देखते हैं कि वर्दिमर ने क्या कहा था समग्रवाद के बारे में। तो वर्दिमर ने कहा था कि समग्रवाद उद्दीपनात्मक परिस्थितियों को समझने की विधि है। यानी समग्रवाद उद्दीपनात्मक परिस्थितियों को समझने की विधि है। या सूझ के बारे में वर्दिमर का कथन है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आक्षणिक निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। सूझ वास्तविक स्थिति का आक्षणिक निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। यानी हम कह सकते हैं कि सूझ एक ऐसी तत्काल प्रक्रिया है जो तत्काल उत्पन्न होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो सूझ के लिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि सूझ के लिए सूझ तभी उत्पन्न हो सकता है जबकि वह उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति। यानी सूझ के लिए हम कह सकते हैं कि 3 चीजों का होना आवश्यक है: बुद्धि, चिंतन और कल्पना। बुद्धि, चिंतन और कल्पना। यानी सूझ के लिए बुद्धि, चिंतन और कल्पना उच्च स्तर का। जिन प्राणियों में बुद्धि, चिंतन और कल्पना उच्च स्तर का, वही उन्हीं में ही सूझ उत्पन्न हो सकता है। इसे हम क्लासिकल संज्ञानवाद के नाम से भी जानते हैं। मैंने ये कोहलर कोहलर वर्दिमर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। एक है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानवादी। अब आइए हम देखते हैं कि कोहलर ने अपना प्रयोग कैसे किया। देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों, प्रयोगकर्ताओं व सहयोगियों का कथन है कि व्यक्ति के अंदर समस्या क्या होती है? एकाएक उत्पन्न होती है, तत्काल उत्पन्न होती है। तो कोहलर कहते हैं कि सूझ के लिए क्या होगा? पहले समस्या होगा। क्या करेगा? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, इसके बाद सूझ उत्पन्न होगा और अंत में जो समस्या है, समस्या का समाधान। तो समस्या पहले होगा, समस्या तत्काल उत्पन्न होता है, फिर अंतर्दृष्टि, इसे हम विचार। अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है विचार। विचार, फिर विचार आएगा तो उसको सोचने, समझने, चिंतन करने की शक्ति होगी और अंत में वो व्यक्ति, बालक या प्राणी समस्याओं का समाधान। अब आइए कोहलर के प्रयोग के बारे में जानते हैं।
कोहलर का प्रयोग, कोहलर का प्रयोग। देखिए कोहलर ने 1913 से लेकर के 1918 के बीच एक केनरी द्वीप है, कहा क्या द्वीप का नाम है? केनरी द्वीप, जो स्पेन के स्वामित्व में है और आंध्र महासागर में स्थित, आंध्र महासागर में स्थित है। इस पे इन्होंने 6 वनमानुष का प्रयोग किया, 6 वनमानुष पर प्रयोग किया, जिसमें मुख्य वनमानुष का नाम था, मुख्य प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष। इन्होंने मुख्य प्रयोग अपना सुल्तान नामक वनमानुष किया। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया, तो आप कहीं वनमानुष का ये कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं चिंपैंजी। वनमानुष पे किया या चिंपैंजी पे किया। इनका मुख्य प्रयोग किस पे था? तो सुल्तान नामक वनमानुष पे था। इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पे 2 प्रयोग किया, 2 प्रयोग किया। एक था, पहला था बॉक्स समस्या पर प्रयोग, और दूसरा था छड़ी समस्या पर प्रयोग। यानी 2 प्रयोग कोहलर के प्रसिद्ध हैं। एक है बॉक्स समस्या का प्रयोग और दूसरा है छड़ी समस्या पर प्रयोग। बॉक्स समस्या पर प्रयोग के लिए दोस्तों कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी को एक बक्से में बंद कर दिया, ऊपर एक केला लटका दिया और उसमें 3 बॉक्स अलग अलग रख दिए। पहले चिंपैंजी ने, सुल्तान ने केले को प्राप्त करने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, चूंकि वो भूखा था, उसको भोजन की आवश्यकता थी। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, सीखने का मुख्य तत्व है आवश्यकता। जब तक आपकी या हमारी आवश्यकता नहीं होती तब तक हम नहीं सीखते। चूंकि उसके भोजन की आवश्यकता थी, भूखा था, इसीलिए उछल कूद मचाया और उछल कूद मचा करके केला को प्राप्त नहीं किया, फिर बैठ गया। फिर एकाएक मन में उसमें सूझा, फिर एक बक्स उसके केले के नीचे रखा, फिर पकड़ने का प्रयास किया, फिर केला नहीं मिला, उछल कूद मचाया, फिर बैठ गया। फिर दूसरी बार फिर उसके मन में अचानक एक सूझाया, फिर वो दूसरा बॉक्स रखा, फिर उछल कूद मचाया, फिर नहीं प्राप्त किया, फिर बैठा, फिर तीसरी बार उसके मन में आया, तीसरा बक्सा रखा और अंत में वो केले को प्राप्त। इसी तरह से इन्होंने छड़ी समस्या पर भी एक प्रयोग किया। अब आइए दोस्तों देखते हैं कोहलर के 5 सोपान। कोहलर के 5 सोपान कौन कौन हैं?
5 सोपान, या कह सकते हैं इस सिद्धांत के 5 सोपान। इस सिद्धांत के 5 सोपान कौन कौन से हैं? तो पहला है लक्ष्य, दूसरा हो गया तनाव, तीसरा हो गया बाधा, और चौथा हो गया संगठन, पांचवा हो गया पुनर्संगठन। यही 5 सोपान है। जब हमारे सामने लक्ष्य दिखाई देता है, लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए तनाव में आते हैं, हम तनाव में आते हैं, तरह तरह की उसको प्राप्ति करने में बाधा आती है। फिर एक संगठित तरीके से लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, और फिर सारे अवयव या तत्वों को पुनर्संगठन करके हम लक्ष्य को, या आप लक्ष्य को क्या करते हैं? प्राप्त कर देते हैं। अब चलिए, ये महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या गेस्टाल्टवादियों के सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ देता है। तो इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से? उपनाम कहिए या अन्य नाम कहिए। तो ये है, पहला है समग्रवादी सिद्धांत। समग्रवादी सिद्धांत ये समग्र की बात है, सारी चीजों की बात। इसके बाद आता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसे हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है विचार, तो इसलिए इसे हम विचारवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। विचारवाद का सिद्धांत, इसका विकास किया था गेस्टाल्टवादियों ने, इसीलिए इसे हम गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य को बल देता है, तो इसे सूर्य का सिद्धांत भी सब हम कहते हैं। यह विभिन्न अवयवों की बात करता है, तो इसे हम अवयववादी सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत सारे अवयव हैं। सीखने के लिए बुद्धि, चिंतन, कल्पना, सारी चीजों की आवश्यकता होती है। चूंकि ये तत्कालिक ज्ञान पर आधारित है, इसलिए हम इसे तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं, तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत सीखने की वास्तविक स्थिति को बताता है। तो इसलिए हम इसे वास्तविक स्थिति
का वास्तविक स्थिति का सिद्धांत करते हैं। अब चलिए दोस्तों आते हैं इसकी सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से विशेषता है। तो विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इस सिद्धांत की तो पहली सी विशेषता है जो सीखने की प्रक्रिया है। सिद्धांतवादी कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है सूझ पर आधारित है, सूझ पर आधारित। सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित है। दूसरा है कि सूझ तत्काल उत्पन्न होता है, सूझ उत्पन्न तत्काल उत्पन्न होता है। तीसरा है निर्देशित व्यवहार, सूझ द्वारा जो निर्देशित व्यवहार है वो अन्वेषणात्मक होना चाहिए, खोज पे आधारित होना चाहिए, खोज पे आधारित होना चाहिए। जैसे चिंपैंजी ने क्या किया, केले को प्राप्त करने के उछल कूद मचाया, बक्से को रखा, फिर दूसरे बक्से को रखा तो केला प्राप्त कर लिया। कभी कभी ये निष्क्रियता पर आधारित है। निष्क्रियता की बात करता है, यानी प्राणी को या व्यक्ति को जब अपनी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, निष्क्रिय, शांत बैठ जाता है। और ये सिद्धांत कहता है कि सूझ अचानक उत्पन्न, एक उत्पन्न होता है, इसका प्रयास एवं त्रुटि से कोई संबंध नहीं है। और लास्ट और अंतिम में सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया का स्थानांतरण, क्योंकि सूझ द्वारा जो व्यक्ति सीखा हुआ है, एक परिस्थिति के में जिस ज्ञान को सीखा हुआ है, अगर उसके अंदर सूझ है, चिंतन है, सोचने समझने की शक्ति है, तो दूसरे परिस्थिति में उसे क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। दोस्तों सीखने में सूझ का सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसके द्वारा बालक की मानसिक संक्रियाओं का हम अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरे परिस्थिति में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।